बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज हम 11 बायो के चैप्टर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूक्लिक एसिड स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से एसएलओज हमने इस स्लाइड में कवर करने हैं। एसएलओ ज्यादा है, हम इसे कोशिश करेंगे कि इस स्लाइड में इन एसएलओज को कवर करें एक या दो लेक्चर्स के अंदर। पहले एसएलओ अगर हम देखें तो हमें कहा जा रहा है कि हमने न्यूक्लिक एसिड को डिस्क्राइब करना है, सिर्फ डिफाइन नहीं करना, बताना है, इसको एलैबोरेट करना है और साथ ही साथ इसका जो मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी बताना है। सेकंड हमें बता रहा है कि हमने डिस्टिंग्विश करना है नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान जो न्यूक्लिक एसिड्स के डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स में पाई जाती हैं। ठीक है। थर्ड, हमने एग्जाम्पल देनी है एक मोनोन्यूक्लियोटाइड की और साथ ही बता दिया वो एटीपी होना चाहिए, और एक डाई न्यूक्लियोटाइड की जो एनएडी होना चाहिए। और फोर्थ एसएलओ हमें कह रहा है हमने दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, इसकी फॉर्मेशन भी समझनी है। ये वो हमारे एसएलओज हैं जिन्हें हम इंशाल्लाह इस स्लाइड में कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ 3D एनिमेशंस। नॉलेज न्यूक्लिक एसिड है जो इन तमाम एसएलओस को कवर करेगा। फ्रेडरिक मेशर जो स्विस बायोकेमिस्ट था, इसने फर्स्ट टाइम पस सेल्स के अंदर एक सब्सटेंस निकाला। पस सेल्स का जो न्यूक्लियस है ना, ठीक है, वहां से इसने एक सब्सटेंस निकाला। पस सेल्स क्या है? पस सेल्स असल में आपके पास व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। जब भी आपकी बॉडी में जर्म्स अटैक करते हैं ना, तो वहां फिर आप देखते हो कि जो आपकी आर्मी है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, इनमें जर्म्स में फाइट होती है और फाइट के दौरान जहां आप दुश्मन को मारते हो वहीं पे आपके सिपाही भी शहीद होते हैं। ये जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल वहां पे और एनिमीज जर्म्स जो है, इनकी डेड बॉडीज होती हैं, वो आपकी पस होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है पस के अंदर व्हाइट ब्लड सेल है, चाहे डेड ही है। सेल है तो उसका न्यूक्लियस भी है। न्यूक्लियस के अंदर फ्रेडरिक मेशर ने ये सब्सटेंस देखा फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसने इसका नाम न्यूक्लियन रखा। बाद में जब इसके ऊपर मजीद स्टडी हुई, न्यूक्लियन क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में था। हमने देखा कि आपके पास जो न्यूक्लियन है ना, इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं। न्यूक्लियस में था तो न्यूक्लियन, एसिडिक प्रॉपर्टीज है, तो एल्टमैन ने इसका नाम 1899 में न्यूक्लिक एसिड रख दिया। तो यहां से यह नाम वजूद में आया। न्यूक्लिक एसिड जब आप डिफाइन करते हो तो आप कहते हो ये पॉलीमर है। पॉलीमर है तो कुछ मोनोमर्स का बना है। जब मोनोमर्स मिल रहे हैं तो वो आपके पास फिर एक चेन बनाएंगे। वो जो आपके पास चेन बनेगी वो लॉन्ग होगी और अनब्रांच्ड होगी। हमने कार्बोहाइड्रेट में देखा था कि आपके पास जैसे ग्लाइकोजन थी, वहां ब्रांचिंग आ रही थी, ग्लूकोज यूनिट्स ब्रांच भी बनाते थे। न्यूक्लिक एसिड का आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए, यहां किसी किस्म की ब्रांच नहीं है, ये लीनियर पॉलीमर है। इसका न्यूक्लियोटाइड्स का, जो कि इसके मोनोमर है। अब हर न्यूक्लियोटाइड जो है, जब आप इसको स्टडी करते हो तो आपको इसमें तीन चीजें मिलती हैं। ठीक है, तीन चीजें न्यूक्लियोटाइड बना रही हैं और न्यूक्लियोटाइड रिपीट होके न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। वो तीन चीजें क्या है? सबसे पहले आप देखते हो आपको 5 कार्बन की शुगर मिलती है। कुछ याद करो, हमने कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड्स के अंदर ये 5 कार्बन शुगर पड़ी हुई है। ठीक है, ये 5 कार्बन शुगर कौन सी है, इसको भी देखते हैं। साथ आप देखते हो आपको एक फॉस्फेट ग्रुप मिलता है जो कि शुगर के साथ अटैच है। असल में वो जो अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लिक एसिड में एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, वो इस फॉस्फेट ग्रुप की वजह से होती है। ये उसको एसिडिक नेचर दे रहा होता है। ठीक है, और कहां पे अटैच होता है? ये फॉस्फेट ग्रुप इस 5 कार्बन शुगर के साथ अटैच होता है, और कहां? उसके कार्बन नंबर 5 पे। ये स्पेसिफिक स्टैट्स आपने याद करनी है, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड कंपोनेंट हम देखते हैं कि आपको न्यूक्लियोटाइड के अंदर कुछ बेसेस मिलती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज बेस वाली होती है, लेकिन इस बेस के अंदर आप देखते हो नाइट्रोजन भी होती है, इसलिए हम इन्हें नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस या नाइट्रोजनस बेसिस का नाम देते हैं। ये भी शुगर के साथ अटैच है, लेकिन कार्बन नंबर 1 के साथ। तो असल में आपके पास सेंट्रल अगर हम कहें मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, तो वो शुगर है। कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस है उसके, और कार्बन नंबर 5 पे
फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तीनों चीजें मिलके न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, ठीक है, और ये रिपीट होके क्या कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड बना रहे हैं। अब कुछ ट्रिकी टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये मिलके आपके पास न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। लेट्स से हम डीएनए के एग्जांपल ले रहे हैं, हेलिकल होते हैं, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको स्ट्रेट चेन में ले आते हैं। ये दो आपके पास स्ट्रेट चेन्स हैं जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से अटैच है। अब हर चेन जो है, ठीक है, ये जिसको मैं सर्कल करने जा रहा हूं, ये सिंगल चेन है। इस सिंगल चेन को अगर आप देखो डिटेल से तो आपको पता लगेगा कि ये जो चेन है ये असल में शुगर और फॉस्फेट ग्रुप की बनी हुई है। जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनका इस चेन को बनाने में डायरेक्ट रोल नहीं है, ठीक है। ये जो चेन बनी होती है इसमें दो ही कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, एक उसकी पेंटोज शुगर और दूसरा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। इसे हम कहते हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड की बैकबोन बना रहे हैं। बैकबोन से मतलब है वो जो चेन बनी हुई है मेन। दूसरी चीज, हम न्यूक्लियोटाइड के साथ एक और टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, न्यूक्लियोसाइड। इसी से रिलेटेड न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों का मजमुआ है, कलेक्शन है। अगर उन तीन में से एक निकाल दो, दो चीजें रह जाएं तो न्यूक्लियोसाइड रहते हैं। कौन सी दो चीजें? आपके पास शुगर होनी चाहिए और बेस होनी चाहिए। इसका मतलब है हमने क्या निकाला है? फॉस्फेट। यानी आप न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट निकाल दो, पीछे जो शुगर और उसके साथ अटैच नाइट्रोजनस बेस रह जाती है, इसे आप न्यूक्लियोसाइड कहते हो। आसान अल्फाज में अगर आप न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट अटैच कर दो तो आपके पास क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। ये आपके पास डेफिनेशन भी है और एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये देखें जी, हम अपनी बुक की डायग्राम भी देखते हैं, हमारे पास फ्रीडम होती है, स्लाइड्स के अंदर हम और डायग्राम्स भी ऐड कर लेते हैं। ये आपकी है शुगर, कार्बन 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और आपके पास कुछ अगर याद हो, हमने हेक्सोसिस में रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन देखी थी, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की। ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज नहीं है। ये कौन सी शुगर है? आपको पता होना चाहिए कि हमारे न्यूक्लिक एसिड में जो 5 कार्बन शुगर होती है ये असल में राइबोस शुगर होती है, और हमने इसके एग्जांपल पढ़ी हुई है मोनोसैकेराइड के अंदर। अब ये जो राइबोस शुगर है ये 5 कॉर्नर रिंग बना रही है जिसमें से एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन होती है। तो इसका मतलब है रिंग के अंदर इसके 4 कार्बन है, 5वां कार्बन रिंग से बाहर है। फर्स्ट कार्बन पे हम देखते हैं कोई नाइट्रोजनस बेस होती है और 5th पे फॉस्फेट। ये जो नाइट्रोजनस बेस और शुगर है इसे मिला के हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, और जब हम इसमें फॉस्फेट भी ऐड कर देते हैं तो हम इसे न्यूक्लियोटाइड का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। आते हैं हम 3D एनिमेशन की तरफ। ये सब हम वहां पे ऑब्जर्व करते हैं और 3D विजुलाइज करते हैं इस चीज को। ये आपके पास डीएनए के अंदर शुगर है। अच्छा, वापस स्लाइड पे आते हैं। एक चीज है जो मैं आपको वहां पे पिक्चर के अंदर हाईलाइट करता हूं, ठीक है, फिर आपको यहां पे ये चीज ज्यादा अच्छी क्लियर आएगी। ये देखो, जो शुगर है ना उसके कार्बन नंबर 2 पे फर्क आता है। डीएनए और आरएनए की जो राइबोस शुगर है, कार्बन नंबर 2 पे ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, जिस वजह से मैंने यहां आर लिख दी है। क्या होता है कि नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि आपके पास शुगर के एक कार्बन के अलावा जितने भी कार्बन है हमने पढ़ा था वहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। इसी तरह राइबोस में भी होता है। अगर तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है तो आप इसे राइबोस शुगर कहते हो, और ये राइबोस शुगर आरएनए में होती है। डीएनए के केस में हम देखते हैं कि इस राइबोस शुगर में ना कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसकी ऑक्सीजन रिमूव कर दी जाती है, पीछे सिर्फ हाइड्रोजन रह जाती है। समझ आई कि यहां कार्बन नंबर 2 के साथ OH नहीं होगा बल्कि सिर्फ H होगा, ठीक है। ये जो फिर आपके पास शुगर होती है इसे फिर हम राइबोस नहीं कहते, इसे हम डीऑक्सी राइबोस कहते हैं। नाम बता रहे, ऐसी राइबोस जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव है। और ऑक्सीजन कहां रिमूव हो रही है? कार्बन नंबर 2 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वहां से। तो जब आपके पास सिर्फ H होगा तो वो डीएनए की शुगर होगी, ठीक है। अब आते हैं हम एनिमेशन पे। ये देखो, ये अब आपके पास डीऑक्सी राइबोस है, ठीक है। राइबोस शुगर ही है, 5 कार्बन शुगर है, लेकिन आप देखोगे कि इसके कार्बन नंबर 2 पे OH नहीं होगा। अब आपने इसको आइडेंटिफाई करना है, इसको हम जूम करते हैं।
सबसे पहले तो रिंग आइडेंटिफाई करना सीखो। ये देखो आपके पास रिंग को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये देखो कि इसके अंदर 5 कॉर्नर होंगे, लेकिन एक जो है वो आपके ऑक्सीजन ने लिया होगा। ठीक है, माउस से इसे कंट्रोल करते हैं। ये लो, ये रिंग देख रहे हो, जिसमें ये देखो ये ऑक्सीजन है एक कॉर्नर पे और बाकी उसके साथ कार्बन है 4। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कहां से नंबरिंग करनी है? तो ये देखो कार्बन नंबर 2 पे देख लो, यहां कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो खुद देख लो अगर आप इस सेंड से नंबरिंग करते हो तो इसकी नंबरिंग 3 बनती है। ठीक है, और अगर आप इस सेंड से नंबरिंग करते हो तो ये 2 पे आता है। तो आपने रिंग को यहां से पढ़ना है, ये कार्बन नंबर 1 है और ये आपके पास कार्बन नंबर 2 है जहां पे कोई OH नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन है 3 4 और ये आपका 5 है। ठीक है, हम यहां पे DNA को फोकस कर रहे हैं। अब दूसरा कंपोनेंट क्या है? फॉस्फेट। ये देखो फॉस्फेट किस तरह का है कि इसके साथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एक ऑक्सीजन है विद डबल बॉन्ड। ये देखो 2 लाइंस लगी हुई हैं, डबल बॉन्ड को हाईलाइट कर रही है। दूसरा कंपोनेंट हो गया। तीसरे आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं। ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये 4 तरह की है, हम देखेंगे भी, इनका फर्क भी देखेंगे। यहां बस देख लो DNA के अंदर थायमीन है, ये रही सिंगल रिंग। साइटोसिन ये भी सिंगल रिंग। थर्ड आपके पास एडेनिन आती है, ये देखो डबल रिंग है। और फोर्थ पे गवानीन, ये भी डबल रिंग है। तो हमने 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड के देख लिए हैं। हमने उसकी शुगर भी देख ली है, हमने उसका फॉस्फेट ग्रुप भी देख लिया, फॉस्फोरिक एसिड भी और नाइट्रोजनस बेस भी। अब हम देखते हैं कि जब ये बेसिस आपस में मिलती हैं तो ये कैसे पेयर अप होती हैं। ये सारा मैंने आगे आपको बताना है, लेकिन हम एनिमेशन को अभी देख लेते हैं कि हमारे पास जो DNA के 2 स्ट्रैंड्स आपस में जुड़े होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से जुड़े होते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड किन में बन रहा होता है? नाइट्रोजनस बेसिस में। ये DNA के एक स्ट्रैंड की नाइट्रोजनस बेस है और ये दूसरे की है। ठीक है, इसी तरह यहां पे ये एक स्ट्रैंड की होगी और ये दूसरे स्ट्रैंड की होगी। डायग्राम को जूम करें, इसको पिक्चर को, आप लोगों ने जो चीज नोट करनी है, ये देखो एडेनिन और थायमीन में ये ग्रीन लाइंस जो है ना, डॉटेड लाइन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। गौर से देखो 2 बॉन्ड बन रहे हैं, जबकि गवानीन और साइटोसिन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपको यहां पे 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, देख रहे हो? तो ये चीजें आपने याद रखनी है, किस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। अब हम पीछे हाइड्रोजन बॉन्ड को बड़े अच्छे से समझ के आए हुए हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या था? जिसमें एक ऐसा हाइड्रोजन जो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है, ये दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अट्रैक्शन डेवलप करता है। याद आया कि असल में 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो रही है। एक का जो हाइड्रोजन एटम है वो पहले से ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच है, लेकिन वो दूसरे मॉलिक्यूल के भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जब अट्रैक्शन डेवलप करता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कि आपके पास वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है वो यहां पे पूरी हो रही है। और ये रहा आपका न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस आता है ऑन द बेसिस ऑफ कि वहां पे किस किस्म की नाइट्रोजनस स्पेस है। वापस आते हैं, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पहले स्लाइड पढ़ते हैं फिर आपके पास वापस आएंगे इस पे। आई होप कि आपको एनिमेशन से सपोर्ट मिली है। नाइट्रोजनस बेसिस हमने 3 बातें कर ली कि आपके पास शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है और फॉस्फेट है। अब हम फोकस करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस पे। नाइट्रोजनस बेसिस जो है इन्हें हम ओवरऑल 2 ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। इनमें से एक लार्ज होती है, वो नाइट्रोजनस बेसिस जिनका साइज लार्ज होता है, इन्हें हम प्यूरीन बोलते हैं। लार्ज इसलिए होता है कि इनके स्ट्रक्चर के अंदर ना 2 रिंग होते हैं, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। और इसकी एग्जांपल क्या है? एडेनिन और गवानीन। आपको ये ए और जी के सिंबल से मिलेंगी लिटरेचर के अंदर। दूसरी कैटेगरी है पायरिमिडीन की, ये स्मॉल होती है। अब देखो डिफरेंस बन रहे हैं, स्मॉल क्यों है? क्योंकि इनके अंदर सिंगल ही रिंग है। और ये 3 तरह की है, एक है साइटोसिन, दूसरी है थायमीन और थर्ड है यूरेसिल।
अब जो चीज आपने यहां पे क्लियर करनी है वो ये, जो प्यूरीन है ना, एडेनिन गवानीन, ये डीएनए और आरएनए दोनों में है, पायरिमिडीन में फर्क आता है। साइटोसिन डीएनए आरएनए दोनों में होती है, सिर्फ फर्क आता है थाइमीन और यूरेसिल का। थाइमीन आपको मिलती है डीएनए में, ये आरएनए में नहीं होती, और यूरेसिल आपको मिलती है आरएनए में, ये डीएनए में नहीं होती। तो देखो हमने दो बड़े बेसिक डिफरेंस समझ लिए डीएनए के और आरएनए के, स्ट्रक्चरल डिफरेंस, कि दोनों में जो न्यूक्लियोटाइड है उनमें दो तरह का फर्क आ रहा है। एक तो उनकी राइबोस शुगर में फर्क है, डीएनए में है डीऑक्सीराइबोस, आरएनए में है राइबोस। दूसरा उनकी नाइट्रोजनस बेसिस का फर्क आ रहा है, डीएनए के पास जहां थायमीन है, आरएनए के पास वहां यूरेसिल है। ठीक हो गया। ये देखें, आपको स्ट्रक्चर की पहचान जरूर होनी चाहिए। बहुत अच्छी चीज है कि आपको ये बनाने आते हो, लेकिन एटलीस्ट पहचान जरूर होनी चाहिए। ये देखो आपके पास, हम प्यूरीन से स्टार्ट करते हैं, इसको जूम ही रखें, आपके पास डबल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं, देख रहे हो। फर्क हाईलाइट कर लोगे ना तो एमसीक्यूज में आइडेंटिफिकेशन में बहुत आसानी हो जाएगी। फर्क क्लियर है ना हमें? एक जगह आपके पास रिंग में अमाइनो ग्रुप अटैच है, दूसरी जगह वहां पे कार्बोनाइल ग्रुप है। इजी टू अंडरस्टैंड है, अमाइनो वाला एडेनिन है, कार्बोनाइल वाला गवानीन है। ठीक है, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, यहां भी फर्क आ रहा है। ये देखो, नीचे आओ, पायरिमिडीन के अंदर साइटोसिन दोनों में है, आपके पास थायमिन और यूरासिल है ना, इनमें से थायमिन डीएनए, यूरासिल आरएनए में, दोनों में अगर बेसिक फर्क देखो, थायमिन के अंदर जहां मिथाइल ग्रुप है, यूरासिल में वहां सिंपली हाइड्रोजन का एक एटम लगा हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं न्यूक्लिक एसिड की क्लासिफिकेशन पे, जो कि दो तरह के हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। फर्क क्यों आ रहा है? क्योंकि इनमें न्यूक्लियोटाइड्स का फर्क है, जो इनके मोनोमर है। डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कौन से हैं? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो हमने उससे बनने वाले पॉलीमर को नाम दे दिया राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्लियर होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड्स का फर्क है, इसलिए इन पॉलीमर्स में भी फर्क आ रहा है। ये ले जी, वही बात, किस तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं? डीएनए के पास है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए के पास राइबो न्यूक्लियोटाइड। फर्क क्यों आ रहा है? फर्क इसलिए आ रहा है कि डीएनए का ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, इसमें पेंटोज शुगर डीऑक्सी राइबोस है, इसके कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन रिमूव है, वहां पे सिर्फ हाइड्रोजन अटैच है। जबकि आरएनए में आप देखते हो उसके राइबो न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर का नाम राइबोस है, और राइबोस इसलिए है क्योंकि उसके कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और लास्ट में आपके पास डिफरेंस है नाइट्रोजनस बेसिस का, डीएनए में थायमीन है, वहां पे यूरासिल है, बाकी सब सेम है। ठीक हो गया। यहां पे हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आते हैं एनिमेशन पे। कहते हैं न्यूक्लियोटाइड जो है ना, हमने इतना तो देख लिया कि शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है और फॉस्फेट है। ये जो फॉस्फेट है ना, ये जरूरी नहीं है एक हो, आपके पास न्यूक्लियोटाइड में ये एबिलिटी है कि वो अपने साथ 1 से लेकर 3 तक फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर सकता है। उसी बेस पे फिर हम इनका नाम भी रखते हैं। अगर तो डीएनए के अंदर, न्यूक्लियोटाइड के अंदर, तो न्यूक्लियोटाइड एक फॉस्फेट अटैच है, तो आप इसको कहते हो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। नाम पे फोकस करना है, मोनो से ज्यादा न्यूक्लियोसाइड इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है अगर आप फॉस्फेट के बगैर देखो तो शुगर और बेस को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्योंकि हम फॉस्फेट को अलग मेंशन कर रहे हैं उसकी तादाद बताने के लिए, इसलिए हमने यहां न्यूक्लियोटाइड नहीं लिखा बल्कि न्यूक्लियोसाइड लिखा है, और मोनोफॉस्फेट। अगर 2 फॉस्फेट ग्रुप है तो ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड ही रहेगा, डाइफॉस्फेट। और अगर 3 है तो न्यूक्लियोसाइड के साथ ट्राइफॉस्फेट। ये देखें, हमारे पास इतना स्ट्रक्चर जो है ये न्यूक्लियोसाइड है जिसमें शुगर है और बेस है। अगर तो आरएनए है तो उसकी कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप है और ये शुगर राइबोस है, और अगर डीएनए है तो इसके कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है, तो ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है। ठीक हो गया। अब अगर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तो ये आपके पास न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट है। अगर 2 अटैच हो गए हैं तो ये डाई, और अगर 3 है तो ट्राई।
ठीक हो गया। ये आपके पास समरी मैंने आपको दे दी है कि डीएनए और आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनको आप प्रेजेंट कैसे करते हो, इनका नाम कैसे रखते हो, इसको भी देखते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस किस किस तरह की है? एडेनिन, थायमिन, गवानिन, साइटोसिन, यूरासिल। ठीक है। अब अगर हम आरएनए को देखें यहां तक, आरएनए को, तो आपके पास सबसे पहले है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का मतलब है शुगर है और बेस है। जब आपके पास राइबोस शुगर के साथ एडेनिन नाइट्रोजनस बेस लगे, ये बात समझनी है, जो नाइट्रोजनस बेस है वो कौन सी है? एडेनिन। किसके साथ अटैच हो रही है? शुगर के साथ। तब आप इसको, इस न्यूक्लियोसाइड को बोलते हो एडिनोसिन। न्यूक्लियोसाइड को, ये अभी न्यूक्लियोटाइड नहीं बना। न्यूक्लियोटाइड तब बनेगा जब इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो जाएगा। अगर एक फॉस्फेट ग्रुप है तो आप इसे कहते हो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, दो है तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, तीन है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप समझ आ रही है ये एटीपी क्या है? इधर आओ, थायमिन तो है नहीं, गवानीन। अगर तो शुगर के साथ जो नाइट्रोजनस बेस है वो ग्वानोसिन है, तो आप इससे बनने वाले न्यूक्लियोटाइड को क्या कहोगे? एक फॉस्फेट है तो आप कहोगे ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। सेम बाकी दोनों के साथ है। अगर साइटोसिन अटैच हो रही है शुगर के साथ तो देखो नाम में जो चेंज आ रहा है इसको भी आइडेंटिफाई करना है। साइटोसिन, साइटिडीन। साइटिडीन क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। इसमें ये वाली नाइट्रोजनस बेस शुगर का हिस्सा बन चुकी है। और आगे उसी तरह फॉस्फेट की बेस पे हमने मोनो, डाई और ट्राई अटैच कर दिए। यही सीन यूरासिल के साथ है। यूरासिल जब शुगर के साथ अटैच होती है तो ये यूरिडीन बन जाती है। अब हम आते हैं डीएनए की तरफ। डीएनए में देखो हमने डी से डिस्टिंग्विश किया हुआ है, बाकी नाम वही है, एडिनोसिन ही चल रहे हैं। थायमिन है तो थायमिडीन बन जाएगा, वहां पे भी ग्वानोसिन था, यहां भी ग्वानोसिन है, वहां भी साइटिडीन था, यहां भी साइटिडीन है। लेकिन हम पहले एक डी लगा रहे हैं। डी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है यहां पे जो शुगर है असल में वो डीऑक्सीराइबोस शुगर है, तो हमने नाम में इसको शो करना है कि ये शुगर आरएनए वाली शुगर नहीं है। तो इसलिए फिर हम क्या लगाते हैं? एब्रीविएट करते वक्त स्मॉल डी लगाते हैं जो डीऑक्सी को रिप्रेजेंट करता है। बाकी सेम है। अगर तो डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस है तो आपके पास डी एडिनोसिन, डी थायमिडीन, डी ग्वानोसिन और डी साइटिडीन। और उसी के लिहाज से जब आप न्यूक्लियोटाइड की बात करोगे तो आप देखोगे कि वहां पे एक फॉस्फेट है, दो है या तीन है। उसी लिहाज से इनका नाम बन जाएगा डी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बाकी सबके लिए भी यही कुछ है। लास्ट एसएलओ जो हमारा था कि हमने दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान बनने वाले फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को करना है, फॉर्मेशन बतानी है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी हम आते हैं एनिमेशन की तरफ। जितना हमने पढ़ा है इसको जरा एनिमेशन से समझते हैं। अब आपके पास है जी न्यूक्लियोटाइड, हमने वन बाय वन इसको जरा ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले देखो हम क्या ले रहे हैं? एडिनोसिन को ले लेते हैं जो हमारे टेबल के मुताबिक टॉप पे था। अब आपने इसमें देखना है कि शुगर कौन सी है और बाकी के कंपोनेंट्स कौन से हैं। मैंने आपको बड़ा इजी मेथड बताया हुआ है कि आप रिंग तलाश करो और उस रिंग को कैसे पहचानोगे कि उसके अंदर एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन होगी। अब आपने देखना है कि इसकी नंबरिंग कैसे करनी है। ये देखो, ये आपके पास नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है और हमें पता है ये कहां अटैच होती है? कार्बन 1 के साथ। ठीक है। और कार्बन नंबर 2 को देखो, ये देखो, ये कार्बन नंबर 2 है जिसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, दोनों हाइड्रोजन है। और फिर आप देखो कि ये कार्बन 4 और इसके साथ रिंग के बाहर कार्बन 5 है जिसके साथ आगे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। ये समझ आया? आपने बाकी स्ट्रक्चर्स में भी यही देखना है। ये आपके पास ग्वानोसिन है, आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसमें भी हमारे पास ये लो, ये रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन नंबर 1 पे गवानीन अटैच है, नाइट्रोजनस बेस, और कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, एक एक फॉस्फेट है ना, तो ये मोनोफॉस्फेट है, एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है। इसको भी अगर हम जूम करके देखें, ये ले जी, ये तो ज्यादा इजी नजर आ रहा है। रिंग, कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस, और देखो जरा सिंगल रिंग है नाइट्रोजनस बेस का। ठीक है, इसका मतलब ये पायरिमिडीन है, और कार्बन नंबर 5 पे ये फॉस्फेट है। ठीक है, अब माउस के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं साथ साथ। लास्ट पे हमारे पास है थायमिडीन, ये हमारे पास रिंग है
और ये कार्बन नंबर 1 है। ठीक हो गया। कार्बन नंबर 1 के साथ ये देखो, ये आपकी नाइट्रोजनस बेस अटैच है, और यहां पे अगर हम आए तो ये कार्बन 5 है जो रिंग से बाहर है, इसके साथ एक फॉस्फेट अटैच है। ठीक है, ये आपके 4 डिफरेंट तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स 4 क्यों हैं? क्योंकि इन चारों में डिफरेंट नाइट्रोजनस बेस है। समझ रहे हो? बाकी 2 कंपोनेंट तो सेम है, फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोस शुगर। फर्क कहां आता है? ये जो बेस अटैच है इसकी वजह से। अगर तो आपके पास एडेनिन है तो न्यूक्लियोटाइड और है, गवानीन है तो न्यूक्लियोटाइड और है। इसी तरह जब चारों न्यूक्लियोटाइड वेरी करते हैं, नाइट्रोजनस बेस वेरी करती है, तो आपके पास 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स बन जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी कि किस तरह डीएनए के 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड जो हैं ये खास सीक्वेंस में रिपीट होके पॉलीमर बनाते हैं, जिसे आप डीएनए कहते हो। और आरएनए में क्या होगा? आपके पास वहां भी 4 ही तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, लेकिन फर्क ये होगा कि एक तो उनमें राइबोस शुगर होगी, दूसरा थायमीन की जगह यूरासिल नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, कल हम लेक्चर इंशाल्लाह यहीं से रिज्यूम करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।